मैं उनसे निवेदन करूंगी कि अब वो अपनी बात हम सबके सामने रखें आशीर्वचन स्वरूप। साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कई ऐसे लोग भी आज इस धरने में हमारे साथ आए जिनका कांग्रेस पार्टी से कोई संगठनात्मक रिश्ता है, मगर न्याय की लड़ाई में वो साथ देने के लिए, जैसे मार्शल स्कूल के हमारे ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ कोचिंग की जाती है, यहाँ खान साहब, ऐसे बहुत सारे लोग और भी लोग हैं। एक व्यक्ति जो देवीनाथ से आए वो तो अपने को रोक नहीं पाए और उन्होंने यहाँ से बोला भी, और उन्होंने सबके कष्ट को बड़े ठोस तरीके से बताया। गुजियाल जी ने दो गलत बातें की, मैं उनको जरा सुधारना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कांग्रेस के भविष्य में नहीं जाती है, भविष्य है गणेश गुजियाल जी, प्रीतम सिंह जी, करण मेहरा जी और अमर काकड़ी जी और दूसरे, ये सब और हमारे राज्य के भविष्य ये लोग। अब इन दोनों बातों में तालमेल करना है। दूसरी बात जिसको मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, हम लोग प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में बैठे। आवाज बढ़ाने की। हाँ, ये अवश्य है कि कुछ लोगों को स्टिमुलेटर का काम करना पड़ता, उत्प्रेरक का काम करना पड़ता पार्टी। कभी कभी हम इस भ्रम में रह जाते हैं कि जो उत्प्रेरक के तौर पर काम कर रहा है वो व्यक्ति अपने ही राजनीतिक स्वार्थ के लिए तो नहीं कर रहा। सत्यता है, हम राजनीति में हैं, और मुझ जैसे लोग, जब मैं खेलता था तो मैं सोचता था कि मरते वक्त हॉकी अपने साथ रखूंगा या बैडमिंटन अपने साथ रखूंगा। उस समय उसी की लत थी। अब ये लत बदल गई। हम तो मरते वक्त भी कोशिश करेंगे कि माई क्या कुछ ऐसी चीज पैम्पलेट हमारे हाथ। लेकिन वो एक दूसरी सोच है, मगर एक सोच समाज और राज्य की भी तो होती है। जो आज की सरकार है, चाहे दिल्ली में हो या देहरादून, इनके पास समाज की न सोच है न समाज के लिए कुछ इनका दिल है। हम लोग तो मरते वक्त माइक और पैम्पलेट या कुछ चीज अपने साथ रखने की कामना करते हैं। ये लोग तो पार्टी का अपना स्वार्थ ही केवल खाते हैं, पीते हैं और सांस लेते हैं, सोते हैं। समाज की कुछ सोच ही नहीं। सोच होती तो जो गरिमा ने कहा कि कांग्रेस के समय में 75 सालों में 100 लोग जो है मिलीनियर बने।
100 भी नहीं बने। इनमें से 68 तो पहले से थे अंग्रेजों की, वो तो पहले से थे। बिरला, टाटा, ये सब हमारे समय में थोड़ी बने, गोयनका आदि जो पहले से थे। मगर कांग्रेस के समय में अरबों खरबोपति तो नहीं बने, मगर 38 करोड़ लोगों को 10 साल में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार और सोनिया जी की सरकार गरीबी की रेखा से ऊपर लाई, 38 करोड़ लोग। और आज आपको आश्चर्य होगा, उन 38 करोड़ लोगों में से 24 करोड़ लोग फिर गरीबी के नीचे चले गए रेखा में। आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं, या बच्चों, एक RTI क्या कहते हैं उसको, जो हमें सूचना के अधिकार में लगाना है, उसमें ये पूछना कि 2014 से पहले श्री गौतम अडानी देश में कितने नंबर पर थे स्टेट में, और दुनिया में कितने नंबर के धनयानी थे, और उसकी लिस्ट मांग लेना तो तुमको पता चल जाएगा कि भाजपा खरबोपति बनाने की कितनी बड़ी तेज मशीन है इनके पास, कि जिस अडानी का कहीं नाम पता तक नहीं था, जो बॉटम पे थे, उनको इन्होंने दुनिया में दूसरे नंबर का मालदार बना दिया। तो मालदार बनाने की मशीन दिल्ली वालों के हाथ में भी है, वो अडानी, अंबानी और कुछ को बना रहे हैं, बिलियनर बना रहे हैं, और यहां भी भाजपा वालों के हाथ में जो है करोड़पति बनाने की मशीन है। ये उस मशीन से कभी हाकम सिंह निकालते हैं, कभी संजय चतुर्वेदी निकालते, क्या है, संजीव चतुर्वेदी, जो भी है, ये भी वही काम कर रहा है, ये भी वही काम कर रहा है। गणेश जी ने एक बड़ी मार्मिक बात कही कि लोग नारू पर वोट दे रहे हैं, कौतकी होगी कौतकी, यदि कौतके नहीं होते तो एक बात ये बताइए, जिस सरकार ने, ये कोई हमारा तथ्य नहीं है कि 38 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर ले आएगा, ये दुनिया की संस्थाओं के, नामचीन संस्थाओं की सर्वे थी। उन्होंने कहा 38 करोड़ लोगों को मनमोहन सिंह की सरकार ऊपर निकाल करके, और केवल 2 दुष्प्रचारों में मनमोहन सिंह जी की सरकार साफ, एक दुष्प्रचार था कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार, जिसमें G2 कहते, क्या कहते थे उसको, क्या स्कीम था, हम लोग नहीं गए, जी, तुम पढ़े लिखे, तुम परीक्षा की तैयारी कर, और दूसरा था कोर्स। आज कोई भाजपा वाला, 14 साल से उनकी सरकार है, 2G कह रहा है, 5G है? 5G आ गया, 5G तो 5G गया, मगर 2G स्कैम का कोई कह रहा है, 2G स्कैम हुआ, लोगों की राजनीति समाप्त हो गई, सरकारें बदल गई, मगर 2G स्कैम में कौन था उसका नाम नहीं। राजीव गांधी आज हमारे बीच में जिंदा होते, शायद हमारा देश कहां पर किस बुलंदी पे होता। बोफर्स का झूठ, लोगों से कह दिया नकली तोप, और लोगों ने कांग्रेस को अपने वोट के गोले से उड़ा दिया, और वो बोफर्स की तोप ने कारगिल में भारत के सम्मान को बचा दिया। लेकिन राजीव गांधी तो हमारे बीच नहीं रहे ना, वो तो वापस नहीं आ सके। तो ये झूठ बोलते,
नरेश जी ने बहुत सही बात की कि सरकारें चलेगी, इन्होंने झूठ बोल दिया। दूसरा झूठ बोल दिया, कहा गुजरात मॉडल। अब उत्तराखंड वालों, अब तो तुम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन 2026 में 27 में हम जरूर तुमसे पूछेंगे कि ये गुजरात मॉडल कैसा लगा करके। झेल ले हो अभी गुजरात मॉडल कश्य भरत भाई जी गुजरात तो गढ़वाल मॉडल सब कुछ ये बात है। गुजरात मॉडल, उत्तराखंड मॉडल गायब है, और जो है गुजरात मॉडल ले आए। ये गुजरात मॉडल ही है जो आज इन्होंने सारे चुनावों को धन पर आधारित कर दिया है। गलती से मेरी बेटी जीत गई, दोस्तों की बड़ी मेहरबानी थी, दोस्तों निपटाने में लगे थे। जिस झूठ पर सारे चुनाव का दारोमदार बना, उस झूठ के स्तंभ को जो है मेरी बेटी के वहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ऑब्जर्वर बना करके भेज दिया, तो जीत गई। अब वो जिस दिन से जीती है मुझसे कहती है, पापा अगला चुनाव में कहां से लाएंगे, इस समय तो तुमने मांग मूंग करके जैसे तैसे काम चला लिया, अब क्या करना चाहिए, मुझे रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। उत्तराखंड की स्थिति आज ये हो गई है कि यहाँ गरीब आदमी चुनाव लड़ ही नहीं सकता है। जब मैं ब्लॉक प्रमुख बना था, मेरी माँ ने 37 रुपये दिए थे और 27 वापस लाया था, मैं ब्लॉक प्रमुख हो गया। और आज इसीलिए मैं भिक्यासेन कहता हूँ। कोई अब आज 27 रुपये में तो न 10 रुपये में तो आपको कोई चाय नहीं दे रहा है, अब तो है नहीं। 1,37,000 में मैं अल्मोड़ा वालों ने मुझे MP बना दिया था, इसलिए चाहे मैं बाद में कितने बार हरा दिया, तब भी मैं अल्मोड़ा कहता हूँ। नमक भी कहता हूँ तो मैं अल्मोड़िया नमक कहता हूँ। इसलिए कहता हूँ कि जो असंभव चीजें हैं, लेकिन आज संभव है ही नहीं। अब अभी किसी ने गणेश गोजाल जी का एक गुण बता रहे थे, बोला किसी ने कहा, अब कितने ही अच्छे अध्यक्ष हों, केवल इसलिए चुनाव हार गए और ऐसा आदमी जीत गया कि जिसने दुनिया भर का धन लगा दिया, और गणेश गोजाल के सारे गुण स्वाह और धन वाला। अब लोग कह रहे हैं फला बैंक में घोटाला, फला इसमें घोटाला, फला उसमें घोटाला। घोटाला नहीं करेगा तो वसूल कहां से करेगा? जब ये सरकार, आज की राजनीति को तुमने घोटालेबाजों के हाथ में कर दिया है। छोड़ो हरीश रावत की बात, हमें कोई मलाल नहीं। हम तो समय पर पैदा हो गए, समय पर लोगों ने आशीर्वाद दे दिया, इंदिरा जी का आशीर्वाद, राजीव जी का आशीर्वाद, सोनिया जी का, समय पर अपनी परिक्रमा पूरी कर ली। लेकिन मुझे चिंता इस बात की होती है, जो पार्टी के भविष्य हों कल के, या जो है कल के उत्तराखंड के भविष्य हों, उनका क्या होगा यदि यही उत्तराखंड रहेगा। यही सोच रही, तो यही घोटाले होंगे जो हुए। क्या आप समझते हैं बीजेपी कांग्रेस से कम 50 गुना ज्यादा धन खर्च किया? तो आपने जब अब वो वसूल कर रहे हैं आपसे। बजरी इतनी निचोड़ दी है कि अब तो बजरी भी गांव घर के गधेरों की बजरी भी इस समय तौबा तौबा कर रही है, कान पकड़ रही है, कह रही बजरी होना गुनाह हो गया मेरा। बजरी में से जो है ठीक तो कहा उमा भारती ने कि 3 माफिया, बल्कि चौथा वो भूल गई बेचारी,
हाँ? एक बजरी, दूसरा शराब। गांव में इतने बार हैं। अरे कुछ बार होते हैं, देखने पड़ते हैं, लाइसेंस होने चाहिए, लेकिन हर जगह बार, हर जगह शराब की दुकान, इतने दुकानें बना दी हैं। और उस पर भी नशा आज जो है उत्तरकाशी से लेकर के पिथौरागढ़ तक सारे नशेबाज, नशे के सौदागर जो हैं, जिन्होंने पंजाब बर्बाद किया, आज उत्तराखंड में उन सबको कौन दे रहा है संरक्षण? कभी यहाँ के राजनीति के लोगों ने सोचा? यहाँ के लोगों ने, पत्रकार बंधुओं ने सोचा? किसी ने सोचा? आज किसी का संरक्षण तो है। और उमा भारती ने बिल्कुल ठीक कहा। और तीसरा उसने कहा पानी, बिजली माफिया। हर गधेरे में अरे टनल से पानी, टनल 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 टनल। मैंने पिछले दिनों लिखा, मैंने कहा भैया तुम, आप कह रहे पार्किंग के लिए भी टनल, दूसरे के लिए भी टनल। अरे सारी जमीन को खोद दोगे तो ये मिट्टी तो भरभरा करके गिरेगी। जोशीमठ में यही तो हो रहा है। एक जोशीमठ नहीं है, 10 जोशीमठ खड़े होने को तैयार है उत्तराखंड। क्या ये बना दी है? कहाँ लेकर गए? हमने 4 धाम यात्रा सुधार मार्ग, उसमें ऊपर डीपीआर की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि मिनिमम कटिंग, मैक्सिमम विड्थ थ्रू वॉलिंग एंड मक फिलिंग। मतलब मलबा निकालेंगे, दीवार बनाएंगे, दीवार पर उस मक को वहीं रखेंगे, लुढ़काएंगे नहीं। और इन्होंने जो है उसको कहा हमने ऑल वेदर रोड बना दी है। डीपीआर हमारे समय में मंजूर हुई, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है, कांग्रेस वालों की जबान में भी ताला लगा रहा है, किसी ने कहा नहीं। मैंने उस समारोह की अध्यक्षता की जिसमें इस प्रोजेक्ट का लोस रोटन हुआ, मैंने अध्यक्षता की, प्रधानमंत्री ने लोस रोटन की। इसका मतलब है मैं था तो कांग्रेस थी ना, कांग्रेस के जमा हुआ। जब उन्होंने उसको ऑल वेदर रोड कहा तो उत्तराखंड में तालियों की गड़गड़ाहट। और आज जोशीमठ डूब रहा है, और जोशीमठ डूब रहा है, कर्णप्रयाग डूब रहा है, और पता नहीं कहाँ की बात है। ये है, तो इन चीजों पर सोचना पड़ेगा सब लोग। इसलिए मैंने कहा कि हमने तो अपनी इनिंग, लेकिन ये इनिंग जो हमारा कर्तव्य है, वो कर्तव्य हमसे कहता है नहीं, कुछ कहना चाहिए, करना चाहिए। बल्कि मैं तो कभी कभी अपने साथियों से सबसे कहना चाहता हूं कि मुझसे बेकार मत डरो। अरे मैंने तो उनको स्वीकार कर लिया जिनका कोई योगदान नहीं था, बल्कि इतना बड़ा कांग्रेस भवन बना, इसमें कसम खा करके बता दो किसी ने, नारायण देव जी ने कभी एक नया पैसा दिया हो, लेकिन मैंने बुला करके उनको उनका पत्थर लगवाया नारायण देव जी का, और खूब ढोल दमुए भी बजवाए, उनका स्वागत किया, क्योंकि कांग्रेस को लाना था। आज कांग्रेस को लाना है, नहीं तो ये सरकार, ये लोग अभी तो बोल सक रहे हैं, 2024 में फिर गलती हो गई तो फिर ये माइक भी फिर तो मरने के बाद ही संभाल करके रखना पड़ेगा, तभी अपने साथ ले जाना पड़ेगा, नहीं तो माइक का इस्तेमाल भी नहीं कर पाऊंगा, बोल नहीं पाऊंगा। आज तो बच्चे चिल्ला ले रहे हैं, कल ये चिल्ला नहीं पाएंगे, चिल्ला नहीं पाएंगे। तो इसलिए आज ये तड़फ लेकर के आती है गांधी पार्क तक, ये तड़प लेकर के आती है ठंडे में खड़ा करने के लिए, ये तड़प लेकर के जाती है जोशीमठ, ये तड़प है जो हमको राजनीति में खड़ा करने का काम करती है। मैं उन लोगों से नहीं हूं जो पैदा बाद में होते हैं, मुख्यमंत्री पहले बनता है। 55 साल हो गए मुझको। उत्तरायणी में पहला पॉलिटिकल भाषण बागेश्वर में मैंने 1968 में दिया था कांग्रेस के प्लेटफॉर्म।
पहला वर्ष 55 साल। लेकिन क्या है आज आगे क्या दिखाई दे रहा है? राहुल गांधी तपस्या है कि एक बात बताओ, क्या शरीर राहुल गांधी के लोहे के बने हैं कि ठंड नहीं लग रही है? लोहे के बने हैं। इतने महीनों तक आदमी जो है आप 2 दिन नहीं सोओगे, 4 बजे उठना पड़ता है, 6 बजे उठ करके चलना पड़ता है। लेकिन क्या है, कुछ तो होगा ना जो उनसे चीख चीख करके कह रहा है कि राहुल गांधी, ये देश तुम्हारे बुजुर्गों ने इसकी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और तुम्हारे सामने गांधी का लोकतंत्र, नेहरू का लोकतंत्र सब समाप्त हो रहा है। वो तड़प, वो आग जो है राहुल गांधी को धकेली वो लेकर के जा रही है, जिसको हम तपस्या। तो रोज नहीं होते सब चीज़, तो इसलिए कांग्रेस के लोगों को लड़ना चाहिए। मैं नौजवान और बच्चों से भी कहना चाहता हूँ, आज हमें चिंता इस बात की है, हमें परीक्षा वाले में कोई ऐसा नहीं है, परीक्षाएं गड़बड़ भी होंगी, जब होंगी तो गड़बड़ भी होंगी, लेकिन तंत्र तुम्हारा गड़बड़ हो जाए। और जब आप तंत्र को सुधारने के बजाय ढकने की कोशिश करते हो, मेरा आरोप है जब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में गड़बड़ियां सामने आई और मामला हाकम सिंह तक पहुंचा और सवाल उठने लगा कि हाकम सिंह का हाकम कौन, तो ये जो है विधानसभा का न्याय। मैंने उस दिन भी कहा था पत्रकार लोगों से, जब मेरे घर पर आए थे, मैंने कहा भाई इस मामले को इसलिए उछाला जा रहा है क्योंकि हाकम सिंह के हाकम का तक हाथ न पहुंच सके, इसका निराकरण होने दो, इसको बाद में उठा लेना, ये तो बाद में भी समझ में आ जाएगा। लेकिन कई लोगों ने समझा कि इसमें हरीश रावत के एक स्पीकर बहुत अच्छे व्यक्ति बेचारे, लेकिन उत्तराखंड के तो हैं, पहाड़ के लोग हैं, नौकरियों को भगवान समझते हैं, छूट गए। उनके बेटे बेटी की क्वालिफिकेशन देख लीजिए और इससे ज्यादा तनख्वाह पाते थे, लेकिन सरकारी नौकरी लग जाएगी करके उनकी तपस्या भी दिख गई। और उसके लिए सबने समझा आ गया, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। जब मैंने कहा भैया हिसाब किताब सबका दो, तो अब किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि ये विधानसभा वाले उसको रुपल तो दिया, अब उस भूत को जो है कैसे बाहर डालेंगे, क्योंकि अब वो भूत विधानसभा वाला नाच के आए, इस विधानसभा को गज बजाएगा ही गज बजाएगा। तुम जबरदस्ती लाए मेरे लिए, हम फंस जाएंगे करके हमारे भी कुछ लोगों ने सोचा आज ही मौका आ गया, दबे दबा दबा दब दबा दब दबा दब गया। तो ये उस दिन यदि हाकम सिंह के हाकिमों को खोज लिया गया होता तो ये जो लोग आज पकड़े जा रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन में, इनके चेहरे इस समय तक बेनकाब हो गए होते, ये बेनकाब हो गए होते अभी तक। ये बच्चों को ये त्रासदी नहीं झेलनी पड़ती। और अब ठीक कह रहे हैं बच्चे, विश्वास दिख गया है। अब तो जो पढ़ाई कर रहा है, माँ बाप पढ़ा रहे हैं, लोन लेकर के पढ़ा रहे हैं बच्चों को, एजुकेशन लोन लेते हैं। हमारी सरकार ने ये स्कीम शुरू की, अब लोन लेते हैं। अब तो लोन लेते वक्त माँ बाप घबरा रहे होंगे कि भाई इम्तिहान लड़के का होगा भी नहीं होगा, बच्चे में योग्यता भी होगी तो कल पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बच्चे जो तैयारी कर रहा है वो डर रहा है। और जिन्होंने इम्तिहान बैठे हैं, मेरे पास एक लड़की आई, रोने लगी बताने से पहले। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? मैं तो घबरा गया। मैंने कहा क्या हुआ? तो एकदम बहुत ही रोने लगी। मैंने कहा क्या हो गया? तब तक एक लड़का भी आ गया। मैंने कहा मैं और ये 3 इम्तिहान पास किए हमने एक साथ, अब परीक्षा तीनों रद्द कर दी हैं और हम में से हम यदि उम्र नहीं बढ़ाते हैं तो हम अब आगे की परीक्षा में भी नहीं बैठ सकते।
क्या जवाब है हरीश रावत के पास? क्या जवाब है इस राज्य के लोगों के पास? क्या MP MLA मिनिस्टर इनके पास क्या जवाब है उन बच्चों के सवाल का? अब ये कई भाजपा के नेतागण बयान देते हैं सुर्खियों के लिए कर रही है कांग्रेस। कोई कहता है कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, हारे हुए लोग हैं, निपटे हुए लोग हैं। अरे जैसे भी हैं, जनता की आवाज तो बन रहे हैं, बात तो कर रहे हैं ना। हरीश रावत जिंदाबाद। यदि नहीं करेंगे तो कौन कहेगा इस बात को? इसलिए हम बच्चों से कहना चाहते हैं, जो भी बच्चे हैं, तुमने कह दिया, हम जितनी लड़ाई लड़ सकते हैं हम लड़ेंगे और इस सिस्टम को ठीक करने के लिए भी लड़ेंगे। और बिल्कुल मैं गुजियाल जी, कल शायद इसी मीटिंग में आप लोग होंगे, आप होंगे, मुझको तो कहीं और जाना है, लेकिन जो लोग उस मीटिंग में हैं वो इस बात को जरूर कहिए कि पब्लिक सर्विस कमीशन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नहीं है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हमारी बनाई हुई संस्था है। यदि हाईकोर्ट गड़बड़ा जाएगा क्या होगा? विधानसभा गड़बड़ा गई, हाईकोर्ट गड़बड़ा जाए, पब्लिक सर्विस कमीशन गड़बड़ा जाए तो फिर क्या होगा? क्या बड़ा गंभीर मामला है, छोटा मोटा मामला नहीं है। इसलिए कल पार्टी में विचार करिए और जब तक मुख्यमंत्री और पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष दोनों राज्य के लोगों से वादा नहीं करते हैं कि अब हमने पब्लिक सर्विस कमीशन का सेटअप ठीक कर दिया है, ढांचा ठीक कर दिया है, सारी काली भेड़ों को निकाल करके बाहर कर दिया है, अच्छे लोग बना दिए हैं, फुल प्रूफ सिस्टम बना दिया है, तब तक इन बच्चों को इम्तिहान में झोंकने से क्या फायदा है? और मुझे मालूम है इस राज्य के बाहर के लोग जो जहां पब्लिक सर्विस कमीशन में फेल हो रहा है वो उत्तराखंड में आवंटी है। एक नियम है, एक पोस्ट के लिए 3 को बुलाया जाता है। यहाँ क्यों बार-बार 4 लोगों को बुलाया जा रहा है? पब्लिक सर्विस कमीशन के रूल्स क्यों शिथिल किए जा रहे हैं? इसलिए शिथिल किए जा रहे हैं यहाँ के गरीब, उत्तराखंड के गरीब का बच्चा न निकल सके। हाँ? 70 लोग बुला रहे हैं, एक सीट पे 70 लोग जा रहा है। नियम 15 का अब मुझे मालूम नहीं कितना है सर, मेंस पर 15 का ये तो और ज्यादा खतरनाक है। सर 15 का नियम है, इनकी नियमावली में लिखा है कि 15 लोग। इसलिए धीरेन्द्र प्रताप का दर्द सही है। धीरेन्द्र प्रताप, इसीलिए मैं तुम लोगों से कहता था कि जरा सोच समझ लेते हैं, पहले बना लेते हैं, खड़ा कर लेते हैं, तब मैं कहता था कि इसको यूनियन टेरिटरी बनाते हैं। ये लुटेरों के हाथ में सब लूट काट करने वाले लोग आ गए। मुख्यमंत्री, मंत्री डर में, उनको ऐसे लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे क्या क्या हो रहा है, क्या खेल हो रहा है। जिस दिन मुझे तकलीफ है इस बात की, जिस दिन मैंने कहा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की नियुक्तियों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा जो उसके दायरे के अंदर है, और जो पब्लिक सर्विस कमीशन के उनको पब्लिक सर्विस कमीशन उनको पूरा करने का काम करे, क्योंकि उत्तराखंड के हितों का सवाल है। मेरी बात पर किसी ने उसको रिट्वीट नहीं किया उत्तराखंड, और किसी ने छापा नहीं। तो नासमझ होते हैं वो कुत्ते, जो समझदार होते हैं दुनिया तो समझ से चलती है। लोगों ने समझा वो करता रहता है, कुछ काम धंधा है नहीं, तो हरीश रावत ट्वीट करता रहता है। मैंने उस दिन वार्न किया था। आज परिणाम है कि उस संस्था को भी नरक में डुबाने की कोशिश हो रही है, और उसके लिए नीचे तक की सारी परीक्षाएं हैं। अरे क्या जल्दबाजी है? संदेह गहरा है, और इसलिए कांग्रेस निर्णय करे। और मैं सब लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं, यदि मेरी बात कांग्रेस के सब लोगों तक पहुंच रही हो, और सब चीज लड़ लेना, लेकिन ये बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, निर्णायक लड़ाई है। इसमें यदि कांग्रेस चूक गई तो फिर महाभारत के लिए लोगों ने केवल दुर्योधन को दोषी नहीं ठहराया था, उनको भी दोषी ठहराया था।
जो भीष्म और द्रोण की तरीके से मौन रह गए। इन बच्चों के भविष्य के लिए लोग हमको भी कोसेंगे। सर माफी चाहते हैं बीच में रोकने के लिए सर। अगर आज रात यूकेपीएससी कोई भी स्थगन का मामला नहीं लाता है, परीक्षा का बहिष्कार करेंगे सर। अब हम किसी स्थिति में नहीं पेपर देंगे, हम कल से सड़कों पर उतर जाएंगे सर। आप बेटा क्या करोगे मैं नहीं जानता। मैं बिना समझे आपकी बात पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं पार्टी के लोगों से, राजनीतिक दलों के लोगों से, इस राज्य के सामाजिक कार्यकर्ताओं से, इस राज्य के बुद्धिजीवियों से कहना चाहता हूं कि भाई ये ऐसा क्षण है जिसमें जो मौन रहेगा वो भी इस बच्चों के भविष्य के साथ खेलने के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। और मैं चाहता हूं हमारी पार्टी गरिमा हमारी मैसेंजर है, तो ये ना प्रवक्ता है, तो ये हमारा मुंह है। तो मैं चाहता हूं कल कांग्रेस पार्टी निर्णय करे कि कैसे इस लड़ाई को निर्णायक दौर तक हम लेकर के जाएंगे। गोदियाल जी, आप धीरेन्द्र जी, आप लोग इस बात को कहिए और चूकिए मत, और इस लड़ाई को लड़ेंगे। अकेले हम 10, 20, 100, 85 होंगे कोई बात नहीं, हजारों होंगे तो भी, लेकिन लड़ेंगे। और उस लड़ने के लिए सब कमर बांध करके तैयार रहिए। आप सब लोग आए, उसके लिए मैं हृदय की गहराई से आप सबका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेष तौर पर महिला शक्ति का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग जो है बड़ा साथ देती है। मैं आपके जज्बे को जो है सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय साथियों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। मैं माननीय रावत जी को भी और हमारे समक्ष जो अभ्यर्थी खड़े हैं उनको भी भरोसा दिलाती हूँ कि कल की जो महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस पार्टी की होने वाली है उसमें पुरजोर रूप से इस बात को उठाया जाएगा कि इन बच्चों की आवाज हमें उठानी है। हमारे बीच में माननीय गोदियाल जी पधारे, आपका धन्यवाद। मनोज जी, आपका बहुत धन्यवाद। शिवानी मिश्रा, थपलियाल जी, अनुराधा तिवारी जी, सुशीला साधुराम, सुशील राठी जी, मनीष नागपाल जी, प्रधान जी, कमल रावत जी, गुल मोहम्मद जी, श्याम सिंह चौहान जी, शिषपाल बिष्ट जी, रितेश छेत्री जी, अमित रावत जी, नजमा खान जी, शकील जी, आशा मनोरमा जी, पुष्पा पवार जी, जितेंद्र तनेजा जी, उर्मिला जी, शांति रावत जी, उर्मिला थापा जी, रजनी रावत जी,